हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संजय। CTET दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर 2021 से 21 जनवरी 2022 तक कंडक्ट किया गया था ऑनलाइन मोड में, यानी CBT मोड में। क्योंकि हम इस एग्ज़ाम से 23 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पेपर 1 सॉल्व करेंगे और हर एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस होता है हर एक पेपर में, तो इन टोटल हम हर एक सब्जेक्ट से 690 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ में। इस वीडियो में हम 5 जनवरी 2022 को जो पेपर 1 कंडक्ट किया गया था उसमें से हम 30 मैथ्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल पे सारे वीडियोस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इन तीनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उस सम में से कितना हमें माइनस करना होगा ताकि आंसर जो है वो 1,995 हो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम 3 - 2 करते हैं तो आंसर मिलता है 1। अगर इस नंबर्स को ऐसे स्विच करते हैं तो 3 - 1 = 2, यानी कि हम पहले इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, राइट। तो हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 25589। और अगर हम 25589 से 1,995 माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 25589 - 1,995, तो आंसर है 4, 9, 5 और 5। तो 5594 जो है ये करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि 55,55,555 को किस तरह से लिखा जाता है। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 लाख को कैसे लिखते हैं? 1 लाख को हम 1 फॉलोड बाय 5 zeros, राइट, ऐसे लिखते हैं। तो यानी कि 55 lakhs लिखने के लिए हमें 55 फॉलोड बाय 5 zeros लिखना पड़ेगा। यानी कि इसमें कुल मिला के 5 + 2 7 डिजिट्स होने चाहिए। तो जब हम सारे आंसर ऑप्शंस को देखते हैं तो सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में 7 डिजिट्स हैं, यानी कि यही करेक्ट आंसर है। कुसुम अपने दोस्तों के साथ शाम को खेल रही है, इवनिंग, और घड़ी के जो दोनों हैंड्स है वो 6 पे है। तो ये टाइम जो है वो 24 आवर क्लॉक में किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, राइट। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक छोटा सा एरर है। अब देख सकते हैं कि अगर मिनट हैंड जो है वो 6 पे है तो आवर हैंड भी 6 पे नहीं हो सकता, क्योंकि जब मिनट हैंड 6 पे है तो इसका मतलब है वो 30 मिनट सिखा रहा है। जब 30 मिनट सिखा रहा है तो आवर हैंड हमेशा 2 नंबर्स के बीच में रहता है, वो डायरेक्टली 6 पे नहीं रहता, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो आवर हैंड है वो 6 के पास है और मिनट जो हैंड है वो 6 के ऊपर है। तो इसका मतलब है घड़ी जो है वो 6:30 दिखा रहा है। अब ये 6:30 AM है, 6:30 PM है, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग बताया गया है, तो ये 6:30 PM है। यानी कि 24 आवर क्लॉक में हम इसे 1830 आवर्स बुला सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है 1830। द सम ऑफ द फ्रैक्शंस 3/15 एंड 7/12 इज व्हाट, यानी हमें 3/15 और 7/12 को ऐड करना है। तो इन्हें ऐड करने के लिए हमें पहले 15 और 12 का LCM निकालना पड़ेगा। तो 15 और 12 का अगर हम LCM निकालते हैं तो 5 3 = 15, फिर 12, फिर 3 1 = 3, 3 4 = 12, और फिर 2 2 = 4। तो यानी कि इन दोनों का जो LCM है वो है 5 × 3 × 2 × 1 × 2, यानी 5 3 = 15, 15 2 = 30 और 32 = 60, यानी 60 इन दोनों का LCM है। तो 60 अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो 15 4 = 60, यानी कि 3 × 4, तो यहाँ पे 12, प्लस 12 5 = 60, यानी 7 × 5, यानी 35। तो हमें मिलता है 47/60। तो करेक्ट आंसर है 47/60। A square has a boundary of 20 सेंटीमीटर, राइट। और इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर से हम छोटे छोटे स्क्वायर्स को कट कर देते हैं जिनका जो साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर है, राइट। तो अब ईच साइड में क्या होता है, जब हम एक छोटा सा स्क्वायर ऐसा कट करके निकाल देते हैं तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे और यहाँ पे -1 और -1, तो 2 सेंटीमीटर निकाल रहे हैं इस ओरिजिनल स्क्वायर के बाउंड्री से। लेकिन दूसरे 2 साइड जो है स्क्वायर के उसमें हम +1 +1 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं।
तो नेट इफेक्ट जो है एक कॉर्नर में वो 0 होता है। तो इस तरफ भी जब हम ऐसे एक स्क्वायर को काटते हैं तो -1 और यहाँ पे +1 हो जाता है। तो इसका मतलब है हर एक कॉर्नर में जो नेट इफेक्ट है वो 0 ही होगा। तो इसका मतलब है अगर स्क्वायर का जो बाउंड्री है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स कट करने के बाद जो फिगर बचता है तो उसके बाउंड्री में कोई चेंज नहीं होगा। तो उसका बाउंड्री जो ओरिजिनल स्क्वायर है उतना ही रहेगा। सो द बाउंड्री ऑफ द न्यू शेप विल बी इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर, यानी कि 20 सेंटीमीटर से ही रहेगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। 5 स्टूडेंट्स अपने पेंसिल को मेजर करते हैं एक स्केल लेके, और उसका जो रिजल्ट है तो वो यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर्स। ये 5 पेंसिल्स के लेंथ है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इन 5 पेंसिल के एवरेज लेंथ क्या है। तो पहले हमें इन 5 नंबर्स को ऐड करना है, फिर डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो हमें एवरेज मिल जाएगा। यानी कि 15.5 प्लस 12 प्लस 11.8 प्लस 9.7 प्लस 7। तो यहाँ पे 0, 2, 6 और 5, तो 56 आता है। तो अब 56 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 पेंसिल्स हैं, तो 5 1 जा 5, 6, 5 1 जा 5.05, 2 जा 10। तो करेक्ट आंसर है 11.2। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें यह बताया गया है कि एक करेंसी नोट है जिसको कवर करने के लिए हमें 18 स्क्वायर्स की ज़रूरत है, जो कि 2 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स है। तो एक नोट को कवर करने के लिए हमें 18 स्क्वायर्स की ज़रूरत होगी। तो 3 नोटों को कवर करने के लिए 3 सच नोट्स हमें कितने स्क्वायर्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 18 × 3 करना है, तो वो होता है 54। तो करेक्ट आंसर है 18 × 3 54। आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलैटरल। आई हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑल माई एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज। अगर इस क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल्स 90 डिग्रीज है तो ये क्वाड्रिलैटरल या तो एक स्क्वायर हो सकता है या फिर एक रेक्टेंगल हो सकता है। अब अगर हम एक स्क्वायर को पहले देखते हैं और इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं ऐसे डायगनली, यानी कि हम इस स्क्वायर को अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अनुसार अगर फोल्ड करते हैं तो ये दोनों कॉर्नर जो है वो परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम ऐसे एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी लिख सकते हैं, और इन दोनों कॉर्नर्स में से भी एक डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री लिख सकते हैं, और ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हम खींच सकते हैं। तो इनमें से कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री को लेके अगर हम स्क्वायर को वहाँ पे फोल्ड कर देते हैं तो दोनों साइड्स जो है वो परफेक्टली मैच हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है एक स्क्वायर के 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। अब एक रेक्टेंगल देखते हैं। तो रेक्टेंगल में अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं तो यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो दोनों जो साइड्स हैं वो परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। अब अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं तो भी इस रेक्टेंगल को हम फोल्ड कर सकते हैं और ये दोनों साइड्स जो है वो परफेक्टली मैच हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे डायगनली एक लाइन लिख के यहाँ पे ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जो है वो अलाइन नहीं होंगे, टच नहीं होंगे, मैच नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि हम डायगनली अगर इस रेक्टेंगल को फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे दोनों साइड्स जो है वो मैच नहीं करेंगे। तो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं एक रेक्टेंगल के, यानी रेक्टेंगल के सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे हमें डिटेल दिया गया कि आई हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो अगर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है तो वो सिर्फ रेक्टेंगल हो सकता है। तो आंसर है ऑप्शन 3 रेक्टेंगल। 4 कलर के शर्ट है, ब्लू, येलो, ब्लैक एंड वाइट, और ये जो अवेलेबिलिटी है तो ब्लू कलर जो है वो एक पैकेट में 5 शर्ट्स होते हैं, येलो कलर के एक पैकेट में 10 शर्ट्स होते हैं, ब्लैक के एक पैकेट में 12 शर्ट्स होते हैं, और वाइट के एक पैकेट में 15 शर्ट्स होते हैं। अगर हमें दुकान में ये सारे 4 कलर्स के इक्वल नंबर ऑफ शर्ट्स रखने हैं तो हमें कितने पैकेट्स खरीदने होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें पता करना है कि इक्वल नंबर कैसा आता है तो हमें इन चारों नंबर्स के एलसीएम निकालने होंगे, दैट इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5, 10, 12 और 15, इन चारों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो पहले हम 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 यहाँ पे लिख लेंगे, 5 3 जा 15, फिर
3 से करते हैं 1 2, फिर 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, फिर 2 से करते हैं 1 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 1। यानी कि इन चारों नंबर्स का जो एलसीएम है वो है 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 30 2 ज़ा 60। तो इन चारों नंबर्स का एलसीएम जो है वो है 60। अब हमें इस नंबर को ये 5 10 12 और 15 से डिवाइड करना है ताकि हमें पता चले कि कितने पैकेट्स हमें खरीदने हैं। तो 5 इंटू 12 60 होता है, तो ब्लू कलर के हमें 12 पैकेट्स खरीदने हैं। 10 इंटू 6 इज़ 60, तो येलो के हमें 6 पैकेट खरीदने हैं। 12 इंटू 5 इज़ 60, यानी कि ब्लैक के हमें 5 पैकेट्स खरीदने हैं। और 15 इंटू 4 इज़ 60, यानी कि वाइट के हमें 4 पैकेट खरीदने हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रेणुका कुछ नेल्स यानी कील को लेके और एक रस्सी रोप को लेके एक सर्कल बनाना चाहती है ग्राउंड पे। तो वो क्या करती है, एक रस्सी लेती है और रस्सी के दोनों साइड में ये नेल्स यानी कील बांध देती है, यानी कि कुछ इस तरह, राइट। और इसे वो घुमा के ज़मीन पे एक सर्कल बनाती है। ऐसे अगर हम ज़मीन पे उसको घुमाएंगे तो वहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा। तो अब दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या है? कॉर्ड जो है वो एक लाइन होता है जो कि डायमीटर से छोटा होता है, राइट, बट इट टचेस द सर्कल ऑन 2 साइड्स। अब अगर कॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रस्सी जो है वो कॉर्ड से छोटा है, इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब अगर हम ऐसे एक रस्सी को बांध के ज़मीन पे एक सर्कल बनाएंगे तो ये रस्सी जो है डायमीटर का हाफ होगा, राइट, ये इक्वल टू द डायमीटर नहीं होगा, तो ये भी गलत ऑप्शन है। द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्कल का रेडियस जो है वो एक्चुअली लेंथ ऑफ द रोप से इक्वल है। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, द लेंथ ऑफ द रोप इज़ नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायमीटर, बल्कि डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। लास्ट वाला, द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो ये रेडियस से इक्वल नहीं होता, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। हाउ मेनी टोटल और कंप्लीट पैकेट्स ऑफ 3/4 kg कैन बी मेड फ्रॉम 51 2/3 kg अमाउंट ऑफ शुगर, यानी हमें इस 51 2/3 kg ऑफ शुगर जो है उसे 3/4 किलो के पैकेट्स में डिवाइड करना है। और जब डिवीजन करेंगे तो कितने टोटल या फिर कंप्लीट पैकेट्स हम बना सकते हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। इस टोटल या फिर कंप्लीट यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई फ्रैक्शंस है या फिर डेसिमल्स है तो वो हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो अब हमें 51 2/3 को 3/4 से डिवाइड करना है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 51 2/3 यानी 51 इंटू 3 + 2 वो होता है 155 डिवाइडेड बाई 3 3/4, यानी कि 155/3 इंटू 4/3। अब क्योंकि यहाँ पे इजीली कोई डिवीजन नहीं कर सकते, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी 155 इंटू 4 ये होता है 620, 3 इंटू 3 9। तो अब हमें 620 को 9 से डिवाइड करना है, तो 9 6 ज़ा 54 यानी 8 बचता है 0, 9 8 ज़ा 72 8 बचता है। अब क्योंकि 8 जो है वो 9 से कम है, तो इसके बाद अगर हम डिवीजन करना चाहे तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा के डिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें टोटल या फिर कंप्लीट पैकेजेस कैलकुलेट करने हैं तो 68 पे हम इस डिवीजन को रोक सकते हैं, तो आंसर होगा 68। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, यानी कि अगर हम 51 2/3 को 3/4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 68 कंप्लीट पैकेट्स हम बना सकते हैं। उसके बाद में जो डेसिमल पॉइंट्स या फिर फ्रैक्शन है जो एक पैकेट से कम है,
राइट। तो वो हम इग्नोर कर सकते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 इज़ ए प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जैसे कि 2, 3 या फिर 5 लेते हैं तो उस नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, द नंबर इटसेल्फ यानी 2 का फैक्टर 2 होता है और 1 होता है। यानी इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय 1 इट इज़ ए प्राइम नंबर हम कह सकते हैं। तो 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। सिमिलरली 5 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे प्राइम नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम 1 की बात करें तो 1 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 के 2 फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। इज़ 1 ए कॉम्पोजिट नंबर? अब एक कॉम्पोजिट नंबर क्या है? अब हमने देखा कि एक प्राइम नंबर जो है वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, द नंबर इटसेल्फ और 1। अब अगर हम 6 जैसा एक नंबर लें तो 6 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से और 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि 6 के 4 फैक्टर हैं। तो अगर कोई भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता। और 1 इज़ बोथ ए प्राइम एंड ए कॉम्पोजिट नंबर, ये भी गलत है क्योंकि अगर 1 प्राइम नंबर नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर नहीं है तो वो बोथ प्राइम एंड कॉम्पोजिट नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर, यानी 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर है। एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल जो है वो 5:6:7 रेशियो में है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्राइंगल में जो सबसे छोटा एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल, उसका मेजरमेंट क्या है। अब एक ट्राइंगल के एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा 180 डिग्री से होते हैं, राइट। तो क्योंकि वो 5:6:7 रेशियो में है, यानी हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 18। अब अगर हम 180 को 18 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 10। तो अब पहला जो एंगल है इस ट्राइंगल का वो है 5×10, दूसरा 6×10 और तीसरा 7×10। तो अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? वो डेफिनेटली 5×10 ही होगा, राइट। यानी कि ऑप्शन 2 जो 50 डिग्री है, 5×10, ये करेक्ट आंसर है। बिमल अपने बर्थडे पे एक पैकेट ऑफ कैंडीज लेके आता है और उस पैकेट में से वो 1/3 जो है वो जॉन को देता है, 1/4 राधा को, 1/5 सुष्मिता को और 1/6 मीकू को दे देता है और बाकी 6 कैंडीज बचते हैं जो वो खा लेता है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि उस पैकेट में पहले कितने कैंडीज थे। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप कैलकुलेशन को फॉलो करते हो और इस मेथड को समझते हो तो आप ऐसे कोई भी प्रॉब्लम को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला स्टेप है कि इस पूरे क्वेश्चन को हम एक इक्वेशन की तरह लिख लेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि पहले कितने कैंडीज थे उस पैकेट में, तो उसको हम x मान के चलेंगे। अब x में से उसने -x × 1/3 जो है वो जॉन को देता है और फिर -x × 1/4 जो है वो राधा को देता है, फिर -x × 1/5 जो है वो सुष्मिता को देता है और -x × 1/6 जो है वो मीकू को देता है और बाकी बचते कितने हैं? 6। अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम अगर x माइनस और इस पूरे पार्ट में जो -x है उसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो -x 1/3, क्योंकि ये नंबर्स का साइन चेंज हो जाता है, तो +1/4 +1/5 +1/6 इज इक्वल टू 6 हो जाता है। अब इन चारों फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है, तो इसका मतलब है इन डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम निकालना है। तो 3, 4, 5 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 4 5, 3 2 ज़ा 6, फिर 2 से करते हैं 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी इनका जो एलसीएम है वो है 3 × 2 × 2 × 5। सो 3 2 ज़ा 6,
6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो इन नंबर्स का एलसीएम जो है वो है 60। अब x माइनस 60 नीचे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय x इंटू वॉट इज इक्वल टू 6। क्योंकि 3 20 ज़ा 60 है, तो इसका मतलब है 1 इंटू 20 करना है यहाँ पे, तो 20 आ जाता है। प्लस 4 15 ज़ा 60, यानी कि 15 1 ज़ा यहाँ पे करना है, तो 15 प्लस 5 12 ज़ा 60, यानी कि 1 इंटू 12 यानी प्लस 12 हो जाता है। प्लस 6 10 ज़ा 60, यानी 1 इंटू 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी कि x माइनस एक्स इंटू 57 बाई 60 इज इक्वल टू 6। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम अगर इन तीनों पार्ट्स को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 निकल जाएगा। तो इसका मतलब है 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 60x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 57x इज इक्वल टू 360, क्योंकि 60 इंटू 6 इज 360। तो अब 60x से अगर हम 57x निकाल देंगे तो हमें मिलता है 3x, और 3x इज इक्वल टू 360 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 120। तो पैकेट में पहले 120 कैंडीज थे, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, और उनका जो सम है वो है 98। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस अरेंजमेंट में जो थर्ड नंबर है उसका क्या वैल्यू है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोचेस यूज़ किए जा सकते हैं। एक है अलजेब्राइक मेथड, जहाँ पे आप बोलते हो कि पहला नंबर जो है वो x, यानी नेक्स्ट नंबर जो है वो होगा x प्लस 2, फिर उसके बाद में जो नंबर है वो है x प्लस 4, फिर उसके बाद में जो नंबर है वो है x प्लस 6। तो इस तरह से आप 7 नंबर्स लिख के x के लिए आप कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हो, फिर इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर से डील कर रहे हैं, राइट, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो, ऑड नंबर्स हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, यहाँ पे हम ऑड नंबर ऑफ नंबर से यहाँ पे डील कर रहे हैं, दैट इज 7 नंबर्स। तो इसका मतलब है हम एक और वेरी सिंपल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। क्योंकि इन 7 नंबर्स का जो सम है वो है 98, तो पहले हम यहाँ पे 98 लिख लेंगे, और इस 98 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें इनका एवरेज मिलता है। तो 7 7 1 सा 7, फिर 28, सो 7 4 सा 28 हो गया। अब ये 14 जो है वो इन 7 नंबर्स का एवरेज है, यानी कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 नंबर्स लिखेंगे तो ये 14 जो है वो एग्जैक्टली इन द सेंटर आएगा इस ऑर्डर के, राइट। तो 14 यहाँ पे आता है। इसका मतलब है इसके बाद में जो नंबर्स है वो है 14 प्लस 2 यानी 16, फिर 18, फिर 20। तो इसके पहले जो नंबर्स है वो है 12, 10 और 8। तो यहाँ पे हमें थर्ड नंबर इन दिस ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, तो 1 2 और 3। तो थर्ड नंबर जो है इस ऑर्डर में वो है 12। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम अलजेब्राइक मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा यूज़फुल है अगर हम यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर से डील कर रहे होते। जैसे कि अगर 6 या 7 के बजाय 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखा होता तो हम ये अलजेब्राइक मेथड का इस्तेमाल कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे हम ऑड नंबर से डील कर रहे हैं तो ऐसे ज़्यादा जो सिंपल मेथड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आंसर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स, जो कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग ऑफ नंबर्स टू स्टूडेंट्स ऑफ अर्ली प्राइमरी क्लासेस के बारे में है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम ऑप्शन है उसमें 2 स्टेटमेंट्स को करेक्ट बताया गया है और एक ऑप्शन में सिर्फ एक स्टेटमेंट को करेक्ट बताया गया है। अब इसका मतलब है कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं हो सकते। इनमें से मैक्सिमम सिर्फ 2 करेक्ट हो सकते हैं या फिर सिर्फ एक करेक्ट हो सकता है, राइट। तो अब पहला स्टेटमेंट बोल रहा है encourage students to think about numbers and quantities of objects when these are meaningful to them। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि
जब हम बच्चों को मैथमेटिक्स या काउंटिंग या नंबर सिखाते हैं तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, जिससे वो रिलेट कर पाए। जैसे कि अगर हम पहले से ही एक बच्चे को 1+2=3 सिखाते हैं तो वो सीख नहीं पाता उसको, क्योंकि उसके समझ में नहीं आता कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये 1 क्या है, 2 क्या है और ये 3 कैसे बन जाता है, राइट। लेकिन अगर उसे एक मीनिंगफुल तरीके में हम सिखाते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास एक एप्पल है और तुम्हारा दोस्त जो है वो 2 एप्पल देता है, तो अब तुम्हारे पास 3 एप्पल है। तो ये एक कॉन्टेक्चुअल और मीनिंगफुल एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से बच्चों को अगर मीनिंगफुल तरीके से नंबर्स और क्वांटिटीज़ के बारे में सिखाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, यानी स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है। फिर एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न काउंटिंग बाय रिकॉलिंग नंबर नेम्स। यहाँ पे रिकॉलिंग नंबर नेम्स की बात हो रही है, यानी बच्चों को हमने सिखा दिया कि ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इन्हें याद कर लो और फिर बाद में इनको रिपीट करो। अब बच्चों को शायद समझ में भी नहीं आया होगा कि ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर वो सिर्फ काउंटिंग बाय रिकॉलिंग नंबर नेम्स, यानी सिर्फ रट्टा मार के उसको रिपीट कर रहे हैं, तो ये करेक्ट अप्रोच नहीं है। तो बी जो है स्टेटमेंट वो गलत अप्रोच है मैथमेटिक्स या फिर नंबर सिखाने का। स्टेटमेंट सी बोलता है एनकरेज स्टूडेंट्स टू मेक सेट्स विथ मूवेबल ऑब्जेक्ट्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम प्राइमरी स्कूल में जो मैथ सिखाया जाता है वहाँ देखते हैं तो बच्चों को डायरेक्टली नंबर्स नहीं सिखाते, राइट। कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर कुछ चीज़ों को रख के कुछ ग्रुप्स बना के उसके थ्रू उनको नंबर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि कुछ ब्लॉक्स लेके वो एक ब्लॉक, फिर वहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 ब्लॉक है और फिर यहाँ पे 3 ब्लॉक है, तो इस तरह से वो नंबर्स और रिलेशनशिप टू ऑब्जेक्ट्स वो समझ पाते हैं। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। तो इसका मतलब है बी जो है वो गलत है, सिर्फ ए और सी करेक्ट है। तो इसका मतलब है ऑप्शन 1 जो कि ए एंड सी बोलता है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि वैन हील्स थियरी में जो ज्योमेट्रिकल रीजनिंग लेवल्स होते हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस यानी करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। अब वैन हील्स थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपको एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको सिर्फ 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है इस थियरी के ऊपर। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस तरह का, जहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस या फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको ये लेवल का नाम बता दिया जाता है, जैसे कि बच्चे का जो अभी करंट लेवल है वो एनालिसिस है, तो बच्चे का एबिलिटी क्या है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर बच्चा लेवल 2 में है, दैट इज़ एनालिसिस लेवल पे है, तो बच्चा एक्चुअली उसका एबिलिटी क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। या फिर तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है उसमें आपको एबिलिटी मेंशन किया जाता है, जैसे कि बच्चा ज्योमेट्रिकल शेप्स को उनके अपीयरेंस के बेसिस पे डिस्क्राइब कर पाता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा किस लेवल पे है। तो आपको आंसर चॉइस में विजुअल आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह से 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हो वैन हील्स थियरी के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, तो पहला होता है विजुअल या फिर विजुअलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो है हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इनमें पहला जो सीक्वेंस है वो शुरू नहीं होता विजुअलाइजेशन से, सिर्फ 1 और 3 विजुअलाइजेशन से शुरू होता है। नेक्स्ट होता है एनालिसिस। अब इसका मतलब है हम ऑप्शन 1 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन 3 में एनालिसिस सेकेंड पोजीशन में है। फिर होता है रिलेशनशिप्स, फिर होता है डिडक्शन, और लास्ट है रिगर या फिर एक्सियोमेटिक। तो इस तरह से ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सा नॉट अप्रोप्रिएट है मैथमेटिकल टास्क को लेकर, यानी कि मैथमेटिकल टास्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब मैथमेटिकल टास्क क्या होते हैं? मैथमेटिकल टास्क कोई भी ऐसे टास्क हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसको सॉल्व करने के लिए या फिर जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब पहला स्टेटमेंट बोलता है कि व्हेन स्टूडेंट्स आर चैलेंज्ड विद अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल टास्क्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप ग्रेड 3 के बच्चों को पहले उनके लेवल के अप्रोप्रिएट यानी उनके लेवल को जो सही है वो लेवल के प्रॉब्लम्स अगर आप देते हो और उनको
वो सॉल्व करते हैं और इसके दौरान उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, क्योंकि उनको जो बेसिक्स है वो ठीक से समझ में आ जाते हैं। और जाते जाते जैसे जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी उसी तरह बढ़ता जाएगा। तो आगे जाके वो और भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इफ़ ए मैथमेटिकल टास्क इज़ डिफ़िकल्ट इट कैन नॉट बी एंगेजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। अब जैसे अगर आपने बच्चों को ऑब्जर्व किया है, अगर उनको बहुत ही ईजी टास्क, बहुत आसान टास्क अगर बहुत सारे देते हो तो वो जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनका उसमें कोई चैलेंज नहीं है, राइट। वो बहुत आसानी से कर लेते हैं और जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क देते हो जिसमें उनको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, जिनमें उनको थोड़ा चैलेंज लगे, तो उससे उनका इंटरेस्ट बना रहता है और वो एंगेजिंग भी रहता है। तो ये स्टेटमेंट कि अगर एक मैथमेटिकल टास्क थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो वो एंगेजिंग नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल टास्क शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू बिकम ऑटोनमस लर्नर्स। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको हमेशा टीचर ड्रिवन लर्निंग ही नहीं करवाना है। अगर अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल टास्क देते हो और उनके थ्रू बच्चों को जो बेसिक्स है वो प्रॉपरली सिखा देते हो, राइट, और उनको ये प्रैक्टिस करा देते हो कि तुम खुद भी बुक्स लेके या फिर रिसर्च करके खुद भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट। तो इसके थ्रू आप इनकरेज कर सकते हो स्टूडेंट्स को ताकि वो ऑटोनमस लर्नर्स बने, यानी कि वो खुद सीखने की प्रैक्टिस कर लें। ऑटोनमस यानी थिंग्स दैट दे कैन डू बाय देमसेल्व्स, यानी बिना टीचर के दबाव के या फिर बिना टीचर के फोर्स के बच्चे खुद सीखना शुरू करते हैं। तो इस तरह से मैथमेटिकल टास्क के द्वारा आप बच्चों को ऑटोनमस लर्नर्स बना सकते हो। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल टास्क शुड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव पाथ्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे हमने इस वीडियो में भी देखा है, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कभी कभी मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं। तो मैथमेटिकल टास्क्स में आपको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहिए बच्चों की कि वो खुद एक्सप्लोर करें कि इस प्रॉब्लम को किस किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगर टीचर कुछ 2 या 3 ऑप्शन सिखाते हैं तो बच्चों को ये फ्रीडम रहना चाहिए कि जो उनको आसान लगे वो मेथड इस्तेमाल करें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस तरह से आप एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो ताकि वो अलग अलग टाइप्स ऑफ जो पाथ्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, उनको वो एक्सप्लोर कर पाएँ। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है और स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है और हमें यहाँ पे नॉट अप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्टेटमेंट 2 है, क्योंकि वो नॉट अप्रोप्रिएट या फिर इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो है जब वो 2 बोल रहा है तो ऑटोमेटिकली मेंटली, राइट, उसके दिमाग में ही वो उस 2 में 1 को भी इंक्लूड कर रहा है। जब 3 बोलता है तो उस 3 में वो 2 को भी इंक्लूड कर रहा है। जब 4 बोल रहा है तो उस 4 में 3 को भी वो इंक्लूड कर रहा है। तो इस तरह का इंक्लूड करने का जो वो एबिलिटी या फिर जो प्रोसेस यूज़ कर रहा है, तो उसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, उसका नाम क्या है, राइट। तो अब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब मैं बोलता हूँ 2 चॉकलेट्स, राइट, तो इसका मतलब है 2 चॉकलेट्स यहाँ पे है, लेकिन उसमें ऑलरेडी 1 चॉकलेट इंक्लूडेड है। वो 1 मिला के ही 2 बनता है। जब मैं बोलता हूँ 3 चॉकलेट्स, तो इसका मतलब है वो 3 चॉकलेट्स में 2 चॉकलेट्स भी इंक्लूडेड है, 1 चॉकलेट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये 1, 2, 3 तीनों मिल के ही 3 चॉकलेट्स बनते हैं, राइट। तो इसे बोलते हैं हायरार्किकल इंक्लूजन। यानी कि अगर मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूँ तो लेवल 1 में ऑलरेडी लेवल 2 इंक्लूडेड है, और मैं लेवल 2 की बात कर रहा हूँ तो लेवल 2 में लेवल 3 इंक्लूडेड है, और लेवल 3 की बात कर रहा हूँ तो लेवल 3 में लेवल 4 इंक्लूडेड है। यानी कि जब मैं लेवल 1 की बात करता हूँ तो उसमें लेवल 2 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है। तो ये होता है हायरार्की। तो इसे हम हायरार्किकल इंक्लूजन बुलाते हैं। Which of the following is the most appropriate strategy for introducing the concept of fractions at primary mathematics class? यानी प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लास में अगर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाना है तो इनमें से कौन सा अप्रोच जो है वो सही है। पहला बोल रहा है पोजिंग ए वर्ड प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शंस। अब बच्चे जो है प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लासेस में अभी अभी नंबर सीख के आए हैं, राइट। अगर आप प्रॉब्लम को एक वर्ड प्रॉब्लम के तरह देते हो तो पहले उन्हें इस वर्ड प्रॉब्लम को
न्यूमेरिकल में या फिर एक नंबर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में ही वो उसको समझ सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लासेस में टू सॉल्व और टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस ये अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता, तो इसे एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, शोइंग ए पिक्चर चार्ट रिप्रेजेंटिंग हाफ एंड 1/4। आप एक पिक्चर चार्ट दिखाते हो जिसमें हाफ को किस तरह से का मतलब क्या है ये डिपिक्शन है, 1/4 का मतलब का डिपिक्शन है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। अब अभी बच्चे नंबर सीख के आए हैं, तो उनको अगर आप नंबर लाइन सिखाओगे, नंबर लाइन में कॉन्सेप्ट्स को, ये फ्रैक्शंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिखाने की कोशिश करोगे, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है। अब एक समझने वाली बात यह है कि मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप हैंड्स ऑन कुछ एक्टिविटी करते हो तो उसके द्वारा आप बेहतर सीख पाते हो, बेहतर अंडरस्टैंड कर पाते हो चीज़ों को। तो अगर बच्चों से कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हो जिसमें वो कुछ पेपर्स को फोल्ड कर रहे हैं, फोल्डिंग एक्टिविटीज़, जिसमें वो एक सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को या फिर सर्कुलर कटआउट को वो फोल्ड करते हैं, राइट, और आप उसके थ्रू अगर आप फ्रैक्शन सिखाते हो, इंट्रोड्यूस करते हो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस, तो ये बेस्ट अप्रोच होता है। जैसे कि अगर आप बच्चों को एक पेपर देते हो और बच्चे उसे बीच में फोल्ड कर देते हैं, अब उन्हें बता सकते हो कि ईच साइड जो है वो ओरिजिनल पेपर का हाफ है, और अगर उसे बीच में फिर से आप फोल्ड करते हो तो ईच जो रेक्टेंगल है वो ओरिजिनल जो पेपर था उसका 1/4 है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और आप ये भी सिखा सकते हो कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इस पेपर से क्या संबंध है। तो इस तरह से इस पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी के थ्रू आप कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लास। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एन असर्शन ए एंड रीजन आर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि असर्शन ए और रीजन आर इसमें से कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा गलत है। अब अगर आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हो और ए और आर को, असर्शन और रीज़न को एक बार पढ़ लेते हो, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट्स हैं और इसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है मैथमेटिक्स करिकुलम में स्पेशली इन प्राइमरी स्कूल प्रोग्रेशन होना चाहिए फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि पहले आप कॉन्क्रीट जो कॉन्सेप्ट्स है वो सिखाओगे। जैसे कि बच्चों को अगर नंबर सिखा रहे हो जैसे 1 2 3 4, या फिर आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स। तो इस तरह से कॉन्क्रीट मैथमेटिक्स, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स पहले सिखाते हो। उसके बाद में आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि x एक नंबर होता है उसको y ऐड कर सकते हैं तो हमें z मिलता है। तो इस तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है वो पहले आप कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट सिखाओगे, उसके बाद में ही आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करोगे। तो स्टेटमेंट ए, असर्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, प्राइमरी क्लास स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग मैथमेटिक्स विदाउट थिंकिंग। ये कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है क्योंकि बिना सोचे बिना समझे वो मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व कर पाएंगे। विदाउट थिंकिंग क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं। अगर आप विदाउट थिंकिंग कुछ कर रहे हो तो आप मैकेनिकली उससे कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपको इतना प्रैक्टिस हो गया कि उसके बारे में सोचना नहीं है, या फिर आप उसको पूरा रट्टा मार के आए हो तो बिना सोचे समझे आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है क्योंकि प्राइमरी क्लास के बच्चे मैथमेटिक्स करने से पहले सोचते हैं, राइट, उनको समझना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये आर जो है ये गलत है। अब आंसर चॉइसेस को देखते हैं। पहला बोल रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। नहीं। ए एंड आर आर ट्रू। नो। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। ये करेक्ट है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ये गलत है। तो इसका मतलब है सिर्फ ऑप्शन 3 जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो प्रिस्क्राइब किया जाता है मैथमेटिक्स असेसमेंट के बारे में, तो उसको लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब ये क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट क्या होता है? हमने ऑलरेडी ये क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है CDP वीडियोस में।
यानी कि क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट इज़ नथिंग बट स्कूल बेस्ड असेसमेंट, और ये क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट को हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन का एक पार्ट भी बोल सकते हैं। अब कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में क्या होता है, आप बच्चों को सिर्फ एक रैंक देने के लिए या फिर पास फेल बताने के लिए आप उनको एवेल्यूएट नहीं कर रहे हो, बल्कि वो एवेल्यूएशन जो है वो फीडबैक देने के लिए होता है कि किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। वो फीडबैक ना केवल स्टूडेंट को मिलता है बल्कि टीचर को भी मिलता है, राइट। और ये एवेल्यूएशन या फिर असेसमेंट जो है वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अंग होता है, वो सेपरेट नहीं होता, राइट। और ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में टीचर असेसमेंट होता है, पीयर असेसमेंट होता है, एक्सटर्नल या फिर समेटिव असेसमेंट हो सकता है, और सेल्फ असेसमेंट भी होता है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो जब हम सारे ये स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो पहला बोल रहा है इट शुड नॉट बी डन मियरली फॉर एवेल्युएटिंग द स्टूडेंट्स, रादर इट शुड बी डन फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट इसलिए क्योंकि जब हम क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट में एवेल्यूएशन करते हैं, स्टूडेंट्स को असेस करते हैं, तो वो सिर्फ एवेल्यूएशन यानी पास फेल बताने के लिए नहीं या फिर रैंक बताने के लिए नहीं, बल्कि इस असेसमेंट के थ्रू हम फीडबैक भी देना चाहते हैं बच्चों को और टीचर को भी, और इस असेसमेंट के थ्रू हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इट मस्ट बी डन टू रैंक द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम विच विल हेल्प देम प्रोग्रेस। अब ये जो रैंकिंग है वो समेटिव असेसमेंट में होता है साल के आखिर में, तो ये क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस बट शुड बी डन सेपरेटली। ये भी गलत है क्योंकि जो एवेल्यूएशन होता है, असेसमेंट होता है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है, उसमें इंटीग्रेटेड होता है, बल्कि सेपरेटली करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्राइमरी क्लासेस। अगर हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में प्रिस्क्राइब किया जाता है, अगर उसकी बात करें तो असेसमेंट में टीचर असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, पीयर असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, समेटिव या फिर जो एक्सटर्नल असेसमेंट पे वो भी इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ असेसमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स यानी प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, उनके बारे में, उनका मैथमेटिक्स लर्निंग को लेके इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है चिल्ड्रन कम टू स्कूल विथ सम आइडियाज अबाउट मैथमेटिक्स, यानी स्कूल को आने से पहले ही बच्चों को मैथमेटिक्स के बारे में कुछ आइडियाज़ होते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि स्कूल आने से पहले ही बच्चों को कुछ आइडिया रहता है कि नंबर्स क्या है। अगर कोई उन्हें बोलता है कि 1 चॉकलेट आई विल गिव यू और 2 चॉकलेट्स आई विल गिव यू, तो उनको एक आइडिया रहता है कि उनको कितने चॉकलेट मिलने वाले हैं। तो इस तरह से नंबर्स के बारे में और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में उनको एक कुछ तो आइडिया होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज दे विल हैव सम आइडिया अबाउट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस आइडियाज अबाउट मैथमेटिक्स बिफोर कमिंग टू स्कूल आर इररिलेवेंट फॉर स्कूल मैथमेटिक्स, यानी कि जो स्कूल आने से पहले जो मैथमेटिक्स के बारे में उनके आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट्स है, थॉट्स है, जो उन्होंने समझा है, वो स्कूल मैथमेटिक्स के लिए इररिलेवेंट या फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अगर बच्चों ने ऑलरेडी कुछ मैथमेटिक्स के बारे में सीखा हुआ है स्कूल आने से पहले ही, तो स्कूल को उस फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करना चाहिए ताकि जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी वो सीखे हुए हैं उनको और भी स्ट्रेंथन किया जाए। अगर बच्चों ने कुछ गलत सीखा है स्कूल आने से पहले, तो इसका मतलब है स्कूल में वो प्रीवियस फॉल्स नॉलेज या फिर इनकरेक्ट नॉलेज को अनलर्न करना पड़ेगा ताकि करेक्ट अप्रोच या फिर करेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो स्कूल में सिखाया जाए। तो इसका मतलब है जो बच्चों के आइडियाज़ है अबाउट मैथमेटिक्स बिफोर कमिंग टू स्कूल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्कूल मैथमेटिक्स के लिए भी, या तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए या तो उनको अनलर्न या फिर रिमूव करने के लिए। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन डेवलप स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ओनली वाइल स्टडिंग ज्योमेट्री, ये गलत स्टेटमेंट है। ये गलत इसलिए क्योंकि एक बच्चा अगर खेल रहा है, राइट, एक बॉल लेके कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रो कर रहा है, राइट, उसको विकेट्स के ऊपर बॉल को थ्रो करना है। अब बच्चा जो है वो मेंटली कैलकुलेट कर रहा है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से विकेट्स कितने दूरी पे हैं, तो मुझे बॉल को कितने फोर्स से फेंकना है, कितने हाइट में फेंकना है ताकि वो विकेट्स को मैं हिट कर पाऊँ। तो इसका मतलब है जब बच्चे खेल रहे हैं तब भी वो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझ रहे हैं। यानी हम अगर 2D में या फिर 3 डायमेंशंस में कुछ सोच रहे हैं,
कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ज्योमेट्री, यानी सिर्फ ओनली वाइल स्टडिंग ज्योमेट्री स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि बच्चे ये स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बाहर भी सीख सकते हैं, कई और एक्टिविटीज़ के थ्रू भी सीख सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। लास्ट वाला, चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस आर एबल टू आइडेंटिफाई शेप्स इन देयर सराउंडिंग्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट इसलिए क्योंकि बच्चों के पास टॉयस होते हैं जो कि ट्रायंगल्स हो सकते हैं, सर्कल्स हो सकते हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं, उनके पास क्यूब्स हो सकते हैं। तो अगर बच्चों को इन शेप्स के बारे में आप स्कूल में सिखा रहे हो तो बच्चे उन शेप्स को अपने सराउंडिंग में आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूँ तो बच्चा जो प्लेट उस जिसमें वो खाना खा रहा है, वो प्लेट को देख के वो समझ सकता है ये प्लेट एक सर्कल है। तो इस तरह से चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस आर एबल टू आइडेंटिफाई शेप्स इन देयर सराउंडिंग्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए और डी जो है वो करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 दैट इज ए एंड डी ये करेक्ट आंसर है। According to the National Curriculum Framework of 2005, important feature or features of mathematics curriculum are what? यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के अनुसार जो मैथमेटिक्स करिकुलम है उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं, इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से हमें चूज़ करने हैं। अब पहला बोल रहा है इट शुड बी एम्बिशियस एंड कोहेरेंट। एम्बिशियस का मतलब है कि जो करिकुलम है वो सिर्फ बेसिक लेवल पे होना नहीं चाहिए, कि बच्चों को सिर्फ कुछ बेसिक सिखा दिया जाए तो काफ़ी है, बच्चे अगर पास हो जाएंगे तो काफ़ी है, ये एम्बिशियस नहीं है। अगर आप बच्चों को चैलेंज करना चाहते हो, बच्चों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो, बच्चे को मैथमेटिक्स में एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अगर उसमें पैदा करना चाहते हो, तो वो है एम्बिशियस करिकुलम। बस बेसिक रिक्वायरमेंट मीट कर लेकिन ये नहीं, राइट। तो करिकुलम एम्बिशियस होना चाहिए और कोहेरेंट होना चाहिए, यानी एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए सारे चैप्टर्स में, और ये सारे चैप्टर्स में एक कनेक्शन होना चाहिए, और जो थियरी सिखाया जा रहा है उसे रियल लाइफ के साथ भी कनेक्ट करना चाहिए। तो कोहेरेंट यानी सेंसिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब है ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इट शुड बी एक्टिविटी ओरिएंटेड। अब अगर सिर्फ थियरी सिखाएंगे क्लासरूम में तो बच्चे बहुत ही जल्द बोर हो जाएंगे, तो वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए ताकि बच्चे हैंड्स ऑन कुछ सीख पाए, और वो एक्टिविटी जब करते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो बी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट शुड इंक्लूड मोर नंबर ऑफ समेटिव असेसमेंट्स। अब समेटिव असेसमेंट जैसे कि एनुअल एग्जाम हो गया, मंथली एग्जाम हो गया, वीकली टेस्ट हो गया। अब अगर हम ज़्यादा समेटिव असेसमेंट्स इसमें डालेंगे तो उससे एक्चुअली लर्निंग नहीं होता, क्योंकि समेटिव जो है वो सिर्फ पास फेल डिसाइड करने के लिए या फिर परसेंटेज डिसाइड करने के लिए होता है। उससे ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलता बच्चों को या फिर टीचर को। तो ज़्यादा समेटिव असेसमेंट्स जो है वो ठीक नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, इट शुड एम्फसाइज ऑन प्रोसीजर्स एंड नॉलेज ऑफ फॉर्मूले ओवर अंडरस्टैंडिंग। ये कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है कि वो कॉन्सेप्ट्स को समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें प्रोसीजर्स और फॉर्मूले के देना चाहिए। अब अगर उन्हें कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, अगर उनका अंडरस्टैंडिंग ही ठीक नहीं है, तो फॉर्मूला सीख के क्या करेंगे? तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि सिर्फ ए और बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो ऑप्शन सी जो बोल रहा है ए एंड बी, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ ए स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम इन मैथमेटिक्स इज व्हाट? अब यहाँ पे आपको पहले ये मोस्ट अप्रोप्रिएट पे ध्यान देना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि दिए गए आंसर चॉइसेस में एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकते हैं, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें जो दिए गए ऑप्शंस है उनमें से जो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम का बेस्ट एग्जाम्पल है वो चूज़ करना है। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम क्या है, ये हमने ऑलरेडी CDP सिलेबस वाले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अब स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम वो क्लासरूम होता है जहाँ पे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, टीचर को नहीं, सिलेबस को नहीं, राइट। और स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम का एक मेन जो पर्पस होता है वो ये कि बच्चों को जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, वो ठीक से समझ में आ जाए, राइट। तो सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ते हैं। पहला है प्रोवाइडिंग मल्टीपल क्वेश्चंस टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास फॉर प्रैक्टिस। अगर हम क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, मल्टीपल क्वेश्चंस, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको बेसिक्स या फिर फंडामेंटल्स जो है वो ठीक से समझ में आए हैं, राइट। तो ये जो है ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, टीचर इज आस्किंग एवरी स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये एक अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स को एंगेज करने का, स्टूडेंट्स को इंकरेज करने का कि वो बोर्ड पे आके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। लेकिन
कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही शाई होते हैं, तो वो सबके सामने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर ये प्रोसेस से ये तो गारंटीड नहीं है कि स्टूडेंट्स को बेसिक्स या फंडामेंटल्स इस प्रोसेस के थ्रू वो सीख सकते हैं, राइट। अगर स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम का जो तरीका है, बेसिक मेथड है, वही समझ में नहीं आया है, तो वो ब्लैक बोर्ड पे तो उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने का, लेकिन ये बेस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, टीचर इज एंगेजिंग विद स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम टू बिल्ड देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ये करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट इसलिए क्योंकि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ एंगेज कर रही है, यानी सारे स्टूडेंट्स को इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए वो इंकरेज कर रही है, और वो उन बच्चों के मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रही है, राइट। और किस तरह से? अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करके। यानी कि अगर एक बच्चा जो है वो पहले दुकान जा चुका है, वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर चुका है कि वो पेरेंट्स जो है वो दुकानदार को कुछ पैसे दे रहे हैं और कुछ खरीद रहे हैं, तो बच्चा कुछ तो जानता है कि पैसा किस तरह से यूज़ किया जाता है, मनी किस तरह से यूज़ किया जाता है फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़। अब टीचर जो है वो क्लासरूम में इस तरह के एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहा है कि बच्चों के मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को वो डेवलप कर पाए अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जोड़ के, ताकि उनको ये थियरी जो है वो रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके समझ में आए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, टीचर इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड एक्सप्लेनिंग द एल्गोरिथम टू द स्टूडेंट्स। अब ये जो है ये लेक्चर मेथड हो गया, ये टीचर सेंट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है या कर रहा है, और बच्चों को वो प्रोसेस सॉल्व करने का मेथड जो है वो सिखाया जा रहा है। लेकिन इससे ये तो मतलब नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को वो मेथड समझ में आ जाएगा, या फिर सारे स्टूडेंट्स को वो एल्गोरिथम जो है वो जल्दी से सीख लेंगे। तो ये टीचर सेंट्रिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे टीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, तो ये अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो इस तरह से ऑप्शन 3 जो है ये बेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है ऑफ ए स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। Which of the following is or are most appropriate about mathematics textbook of primary classes? यानी प्राइमरी क्लास के लिए अगर हमें मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स बनाने हैं तो वो टेक्स्ट बुक किस तरह के होने चाहिए, उस टेक्स्ट बुक में कौन से पॉइंट्स जो है वो होने चाहिए, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला पॉइंट बोल रहा है द प्रॉब्लम्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक शुड रिड्यूस सॉल्यूशंस टू नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक ट्रिक्स। अब अगर हम सॉल्यूशंस को स्पेसिफिक ट्रिक्स में बदल देंगे और वो ट्रिक्स बच्चों को सिखाएंगे तो क्या होगा? एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपको 9 टेबल लिखना है तो एक आसान तरीका है 9 टेबल लिखने का। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लीजिए, और ऑपोजिट साइड में नीचे से 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आप देख सकते हैं कि 9 इंटू 1 जो है 9, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27। तो इस तरह से 9 टेबल को बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है और याद भी रखा जा सकता है। तो ये एक स्पेसिफिक ट्रिक हो गया। लेकिन अगर हम ये ट्रिक बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों को 9 टेबल तो याद रह जाएगा, लेकिन उनको मल्टीप्लिकेशन का बेसिक्स अगर हमने नहीं सिखाया तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ 9 टेबल को आसानी से याद कर पाएंगे, उनको उसको लिख पाएंगे। अगर कोई और टेबल लिखना है उनको तो उनके समझ में नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक ट्रिक्स जो है वो बाद में बच्चों को सिखाना चाहिए, पहले नहीं, राइट। सॉल्यूशंस हमेशा बच्चों को फंडामेंटल्स या फिर बेसिक सिखाने चाहिए, ना कि स्पेसिफिक ट्रिक्स। स्पेसिफिक ट्रिक्स सिर्फ तब काम आते हैं जब उनके बेसिक्स और फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द लैंग्वेज यूज्ड इन द टेक्स्ट बुक मस्ट नॉट बी फार रिमूव्ड फ्रॉम द एवरीडे स्पीच ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी जो टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज यूज़ किया गया है, जो एग्जाम्पल्स यूज़ किया गया है, वो उनके एवरीडे स्पीच और एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, ताकि वो एक कनेक्शन बिल्ड कर पाए। और अगर वो रिलेट कर पाते हैं कि जो मैं क्लासरूम में सीख रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में जो सीख रहा हूँ, वो रियल लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो वो उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से वो उसे यूज़ कर पाएंगे। तो लैंग्वेज यूज्ड इन द टेक्स्ट बुक मस्ट नॉट बी फार रिमूव्ड फ्रॉम एवरीडे स्पीच, ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट, the books should not include stories and other narratives, rather should include lot of questions for practice। अब अगर आप सिर्फ lot of questions दोगे और stories और narratives बुक्स में नहीं है तो वो टेक्स्ट बुक जो है बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। और प्राइमरी क्लास के लिए
अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस देते हो और सिर्फ थियरी देते हो और कोई भी स्टोरीज और नैरेटिव्स उसमें इंक्लूड नहीं करते, तो ये टेक्स्ट बुक बहुत ही बोरिंग हो जाएगा और बच्चों का जो इंटरेस्ट है इस टेक्स्ट बुक पे और मैथमेटिक्स पे वो जल्दी ही कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो इसका मतलब है सिर्फ बी करेक्ट है, ए और बी रॉन्ग है। तो ओनली बी जो है ये करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है, जिसको मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब मैथमेटिक्स में बहुत सारे प्रोसेस है जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, एस्टिमेशन, इन्वेस्टिगेशन, लॉजिकल थिंकिंग, मेमोराइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारे जो स्टेप्स है, ये सारे जो प्रोसेस है, ये मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका मतलब है ये मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग में भी इनका एक पार्ट होता है। अब अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, ऑप्टिमाइजेशन वो भी इस्तेमाल होता है, रोट मेमोराइजेशन जो है वो मैथमेटिक्स में रिकमेंडेड नहीं है, राइट, वो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल नहीं होता। तो रोट मेमोराइजेशन इज़ नॉट रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग। अब हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने मेमोराइजेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप बोल रहे हो कि रोट मेमोराइजेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पे मेमोराइजेशन तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है, जो मेन डिफरेंस है वो है रोट मेमोराइजेशन और मेमोराइजेशन में डिफरेंस होता है। रोट मेमोराइजेशन का मतलब है कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है और आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पल्ले नहीं पड़ा है, आपने सिर्फ उसको मेमोराइज़ किया हुआ है, रट्टा मारा हुआ है, राइट। लेकिन मेमोराइजेशन का मतलब है आपने उसको याद किया है या फिर मेमोराइज़ किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं 9 टेबल को मेमोराइज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे 9 टेबल आता है, और अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन आता है तो 9 टेबल को मेमोराइज़ किए बिना ही मैं 9 इंटू 8 या फिर 9 इंटू 7 को ईजिली मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो मेरे ईज़ ऑफ यूज़ के लिए, कन्वीनियंस के लिए मैंने उसको मेमोराइज़ किया हुआ है ताकि मैं आसानी से लिख पाऊँ। लेकिन अगर मुझे याद भी नहीं आया तो भी मैं ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बेसिक्स या फिर फंडामेंटल्स मुझे पता है। लेकिन अगर मैंने रोट मेमोराइजेशन किया हुआ है, यानी कि रट्टा मारा हुआ है, तो मैंने सिर्फ ये टेबल्स को मेमोराइज़ किया हुआ है, मुझे मल्टीप्लिकेशन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, राइट। तो रोट मेमोराइजेशन इज़ नॉट रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ पॉलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, यानी कि इन 4 स्टेप्स में से कौन सा पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का स्टेप नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब पॉलिया का जो 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है उसमें 4 स्टेप है। पहले है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आया तो आगे कुछ नहीं कर सकते हो, तो फर्स्ट स्टेप हमेशा अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट डिवाइजिंग ए प्लान, यानी कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच करोगे, किस तरह से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट कैरी आउट द प्लान, यानी वो प्लान को आप एग्जीक्यूट करोगे। फिर बाद में लुक बैक और रिव्यू, यानी कि एग्जीक्यूशन के बाद आप रिव्यू करोगे कि क्या ठीक गया है, क्या ठीक नहीं गया है, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं अप्रोच में, तो ये होता है रिव्यू और लुकिंग बैक। तो अब अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम जो है वो पहला स्टेप है, डिवाइजिंग द प्लान दूसरा स्टेप है, लुकिंग बैक लास्ट स्टेप है। तो मेमोराइजिंग द एल्गोरिदम जो है वो ये 4 स्टेप्स में इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि मेमोराइजिंग द एल्गोरिदम या फिर मेमोराइजिंग द फार्मूला या फिर मेमोराइजिंग द अप्रोच वो पॉलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। While adding 3 numbers as given below, a student calculates in the following manner, यानी एक स्टूडेंट को 3 नंबर्स ऐड करने थे। वो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टूडेंट एडिशन ऑफ नंबर्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा है। तो उसे 73, 35 और 27 ऐड करने थे, और यहाँ पे 73 और 35 को एक ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया गया है। यानी जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें ओरिजिनल आइडिया था कि उसे पहले 73 और 35 को ऐड करना है और जो सम मिलता है उसको उसे 27 से ऐड करना है और आंसर निकालना है। लेकिन वो क्या करता है, पहले इस 73 को 35 की जगह पे और 35 को 73 की जगह पे मूव कर देता है। तो 73 और 35 के अब जगह बदल गए हैं।
फिर नेक्स्ट क्या करता है, यहाँ पे 35 और 73 को ब्रैकेट्स में इंक्लोज किया गया है, लेकिन वो इसे चेंज करके 73 और 27 को ब्रैकेट्स में इंक्लोज करता है, और जब वो 73 और 27 को ऐड करता है तो उसे मिलता है 100, और वही 100 को 35 से ऐड करके 135 बनाता है। अब पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, 73 35 की जगह पे और 35 73 की जगह पे मूव हो रहा है, यानी ये नंबर्स कम्यूट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो पहले वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 35 और 73 को एसोसिएट किया गया था, लेकिन उसे चेंज करके वो 73 और 27 को एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब है पहले वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, नेक्स्ट वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर है। एक स्टूडेंट जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को नीचे दिखाए गए टाइप में वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टूडेंट जो एरर कर रहा है उसका मोस्ट प्रोबेबल रीज़न क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उसको टू डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 35 और 23, लेकिन वो इस तरह से प्रॉब्लम को लिखता है जो कि एडिशन जैसा दिख रहा है, और पहले वो 5 3 15 बना रहा है और 5 यहाँ पे लिखता है, 1 ऊपर कैरी ओवर लेता है। नेक्स्ट 3 2 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे 7 लिखता है, राइट। तो इस तरह से वो एडिशन का प्रोसेस यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे आंसर चॉइसेस देखते हैं। तो पहला बोल रहा है द स्टूडेंट इज़ अनेबल टू रिकॉल मल्टीप्लिकेशन टेबल्स अप टू 10। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि 5 3 15 5 उसने करेक्ट लिखा है, 3 2 6 प्लस 1 7 उसने करेक्ट लिखा है। तो इसका मतलब है कि उसे टेबल्स तो आते हैं, राइट। अब उसे टेबल्स नहीं मालूम अप टू 10, ये हम इससे प्रूव नहीं कर सकते, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर द स्टूडेंट हैज़ एक्सटेंडेड द एल्गोरिथम ऑफ एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, ये मोस्ट प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस एरर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो एडिशन जैसा एक एल्गोरिथम या फिर एक प्रोसेस यूज़ कर रहा है इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। नेक्स्ट द स्टूडेंट डज नॉट नो द एल्गोरिथम ऑफ एडिशन, ये गलत है क्योंकि 3 2 6 प्लस 1 7 उसने एडिशन तो किया हुआ है यहाँ पे, तो उसे एडिशन ऑफ नंबर्स मालूम है, और यहाँ पे वो एडिशन का प्रोसेस यूज़ कर रहा है इस मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब है कि उसे एल्गोरिथम ऑफ एडिशन आता है। नेक्स्ट द स्टूडेंट इज़ अनेबल टू डू रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स वाइल मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड रीज़न नहीं है। यहाँ पे आंसर सिंपल है, वो एडिशन को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबल रीज़न फॉर द एरर है। और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या फिर फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ इस सीरीज़ के अगले वीडियो में, जिसमें हम एक और क्वेश्चन पेपर से 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।